तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल्स में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर होगा इसका सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। तो भारतीय शटलर्स हैं यानी कि बैडमिंटन प्लेयर हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इन दोनों की जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के इतिहास में मेंस डबल में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है। दोनों ने फाइनल में मलेशिया की जोड़ी को हराया है और आप कह सकते हो कि इस टूर्नामेंट के इतिहास में भारत का ये दूसरा गोल्ड मेडल है, लेकिन मेंस डबल में पहला है। दोनों बातों में अंतर है। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी इसी साल स्विस ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल का खिताब भी इन्होंने जीता था। किसने? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। और अभी मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था ग्रेगोरिया मारिस्का ने। ये इंडोनेशिया से हैं और इन्होंने किसको हराया था? पीवी सिंधु को हराया था। अच्छा, बैडमिंटन से 2 कप जरूर याद रखना। एक तो थॉमस कप, ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। 2022 में हमने पढ़ा था कि भारत ने इसको पहली बार जीता है, इंडोनेशिया को हराया था भारत ने। और लड़कियों का बैडमिंटन टूर्नामेंट कहलाता है उबेर कप, उसको साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा करके। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में और इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक। वैसे आप जानते हो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुली है? लखनऊ में। और अभी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल टाइटल जीता था पीवी सिंधु ने। ये चैंपियनशिप हुई थी लखनऊ में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 फॉर्मूला 1 खिताब को किसने जीता? तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज वे रेडबुल के ड्राइवर हैं और अभी उन्होंने ही अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। अजरबैजान ये एशिया और यूरोप दोनों में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल होती है बाकू। डाकू नहीं, बाकू। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियन कौन बन गए? तो आंसर होगा डिंग लिरेन। तो डिंग लिरेन अभी ये रशिया के इयान को हराकर 17वें विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। वे चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। इनसे पहले नॉर्वे के जो चेस प्लेयर थे मैग्नस कार्लसन, वे 10 साल तक विश्व चैंपियन रहे थे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व श्रम दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मई को। तो हर साल 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कामकाजी व्यक्तियों के समाज में योगदान को स्वीकार करना और काम के महत्व को पहचानना। और इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 1 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने 8 घंटे कार्य दिवस की मांग को लेकर के हड़ताल की थी, इसीलिए। और भारत में पहला मजदूर दिवस 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। वैसे 1 मई को मैं आपको बता दूं गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी होता है। अच्छा, ये तो हो गया विश्व श्रम दिवस। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वो कब होता है? तो वो 12 जून को होता है। और अब चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 मई को। तो हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशन के द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। ट्यूना मछली ये मनुष्यों के लिए यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनके लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, क्योंकि ट्यूना मछली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और अन्य खनिजों जैसे कई समृद्ध गुण होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन फिश वाले को किसने लॉन्च किया? ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? तो असम में। और सिक्किम ने अपनी राज्य मछली किसे घोषित किया? केटली को। और अभी दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पे पकड़ी गई थी? कंबोडिया में। ये स्टिंगरे मछली है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मई को। तो हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है कि हमारा जो मीडिया है, जो प्रेस है, वो एकदम स्वतंत्र होकर के काम करे, किसी के दबाव में आकर के काम ना करे, क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और 3 स्तंभ क्या है? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका।
अच्छा, मेन बात करें कि इस बार की थीम क्या है, तो थीम बड़ी है लेकिन आप स्टार्टिंग का याद रख लो, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। और इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मई में अभी तक कौन कौन से डे मनाए हमने। 1 मई को श्रम दिवस मनाया था, इंटरनेशनल लेबर डे। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी होता है 1 मई को ही। फिर 2 मई को अभी वर्ल्ड ट्यूना डे, विश्व ट्यूना दिवस के रूप में मनाया। और अभी ये 3 मई को हमने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ अगर आपको पता है तो, कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है और टॉप पे कौन सा कंट्री है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ कौन बन गए, तो आंसर होगा रजनीश कर्नाटक। तो अभी केंद्र सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है। इसमें रजनीश कर्नाटक ने किनका स्थान लिया, अतनु कुमार दास का। हाँ, इनका नाम यही है, रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया की पहले बात करें, स्थापना होती है 1906 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी टैगलाइन क्या होती है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। बाकी अभी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष बने थे श्रीकांत एम भंडीवाड़। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने संजय अग्रवाल। और यूको बैंक के एमडी सीईओ बने अश्विनी कुमार। ये नाम भी सारे न्यूज में ही है, अभी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा देवदत्त चंद को। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक देवदत्त चंद, इनको बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमुख यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। किनका स्थान लिया इन्होंने, संजीव चड्डा का। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1908 में। हेडक्वार्टर इसका वडोदरा गुजरात में है। और इसके चेयरमैन कौन है, हसमुख अधिया। और नए एमडी सीईओ बन गए इसके ये, जिनका नाम है देवदत्त चंद। और अगर मैं आपसे पूछूं किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था, मर्ज हुए थे, तो आंसर होगा विजया बैंक और देना बैंक। और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या होती है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बाकी अभी हमने पढ़ा था बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने रजनीश कर्नाटक नाम है। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने अजय कुमार श्रीवास्तव। और एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी सीईओ बने प्रणव हरिदासन नाम है। तो याद रखना ये सारे नाम न्यूज में थे। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा AK मोहंती को। AK मोहंती मतलब अजीत कुमार मोहंती, जो कि वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी है। और अभी उन्हीं को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वे किन की जगह ले रहे हैं, N व्यास की जगह ले रहे हैं। अच्छा, बार्क मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। स्थापना होती है 1954 में। किसने की थी स्थापना, डॉक्टर होमी जे भाभा ने। कहां पर है ये, ट्राम्बे मुंबई में। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 मोहंती मैंने लिख दिए। एक तो ये AK मोहंती हो गए और दूसरे हैं सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती याद है अभी LIC के चेयरमैन बने। अनंत माहेश्वरी की बात करें तो नेस्कॉम के चेयरमैन बने, जबकि एसोचेम के नए अध्यक्ष बने थे अजय सिंह। आपको याद है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को। जबकि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 29 अगस्त को। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है, तो INS ध्रुव है। और भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, सबमरीन, INS अरिहंत है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बन गए, तो आंसर होगा सैंटियागो पेना। तो साउथ अमेरिकी देश है पराग्वे, जिसके अभी नए राष्ट्रपति बन गए हैं सैंटियागो पेना। अच्छा, पराग्वे की कैपिटल क्या होती है, तो बोलने में थोड़ा सा अजीब सी लगेगा, एसुनकियोन इसको बोलते हैं, स्पेलिंग आप देख लो। और इसकी करेंसी होती है पराग्वेन गैरिनी। बाकी नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने थे अभी बोला टिनुबू। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने मोहम्मद शहाबुद्दीन। और चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने पेट्र पावेल, उनका नाम है। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा TS शिवगणनम को। तो अभी जस्टिस TS शिवगणनम ये कोलकाता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ये भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। वैसे सबसे नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, आंध्र प्रदेश का जो अमरावती हाईकोर्ट है, 25वें नंबर का है।
अच्छा मुझे ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट ये किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत? ध्यान रखना, ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। अभी आप जानते हो गुजरात हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने सोनिया गिरिधर गोकानी, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने संदीप मेहता, और त्रिपुरा हाई कोर्ट के बने अभी जसवंत सिंह नाम है। अच्छा आप जानते हो उत्तराखंड हाई कोर्ट ये कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया? नैनीताल से हल्द्वानी। अभी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बताओ? ये अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो आंसर होगा केरल हाईकोर्ट बना। और अभी सुप्रीम कोर्ट की 73वीं वर्षगांठ पर सिंगापुर के चीफ जस्टिस को आमंत्रित किया गया था, उनका नाम क्या है? सुंदरेश मेनन। और राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई। चलो ये बताओ, देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुजरात हाईकोर्ट में। वैसे वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं 50वें नंबर के। मैं आपसे पूछूं, हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस तो अभी तक तो कोई नहीं थी, लेकिन भविष्य में बन सकती है, बीवी नागरत्न, नाम याद रखना। हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जेकानिया। तो DY चंद्रचूड़ है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना जरूर। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अपनी तरह का पहला मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, अभी उन्होंने ही नई दिल्ली के दिल्ली हाट में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर को शुरू किया है। इसका उद्देश्य है बाजरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। आप जानते हो उड़ीसा ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया था, और 2023 को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मना ही रहे हैं, यानी कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ईयर ऑफ मिलेट्स आप बोल दीजिए अंग्रेजी में। चलो बताओ, बाजरा मिशन को किस राज्य ने शुरू किया था? छत्तीसगढ़ ने। बाजरे को हम अब श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं, और जो हैदराबाद में भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र है उसे इसके उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अभी घोषित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी ध्यान में रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया? तो आंसर होगा एमिराट्स। तो दुबई स्थित एयरलाइन है ये एमिराट्स, और उसने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट को लॉन्च किया है, जिसका नाम भी रखा है, क्या नाम रखा? सारा। ये रोबोट यात्रियों की, पैसेंजर्स के पासपोर्ट को चेक करेगा, यात्रियों के चेहरों को स्कैन करेगा, उनकी जांच करेगा और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करेगा, यानी कि उन्हें सामान कहाँ रखना है ये बताएगा। अच्छा, यहाँ पे रोबोट से ही कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी IIT मद्रास ने एक रोबोट बनाया था जिसका नाम है होमोसेप, जो बिना मानव हस्तक्षेप के सेप्टिक टैंक को साफ कर सकता है। और इसी से आपको याद आएगा कि मैनहोल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर एक रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा केरला, और उस रोबोट का नाम था बैंडिकूट। चलो ये बताओ, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे कहा आर्ट पार्क, ये कहां पे लॉन्च किया गया? बंगलुरु में। और इसरो ने भी, आपको याद हो तो, गगनयान मिशन के लिए एक आधा मानव रोबोट यानी कि हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया था। उसका नाम क्या रखा था, बता सकते हो? तो आंसर होगा व्योमित्र। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने प्रीमियम भुगतान के लिए RBI के CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि है रुपया, उसे स्वीकार करने वाली ये पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। और इसके लिए इसने यस बैंक के साथ समझौता किया है। रुपया ये एक डिजिटल टोकन है जो एक बैंक नोट के बराबर है। और रिलायंस से आपको याद आएगा कि रिलायंस जियो ये UPI सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना था। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे।
चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाई जाएगी? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा ये देश का पहला ऐसा विस्थापित केंद्र बनाएगा जहां जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से प्रभावित लोगों को रखा जाएगा। तो उड़ीसा सरकार तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए केंद्रपाड़ा जिले के सतभाया के लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाने जा रहा है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने कॉलोनी के पहले चरण का विकास करने के लिए 22.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज ये जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है और इसे बोलते हैं अंजी खंड रेल ब्रिज। इस पुल को 96 केबल का सपोर्ट मिल रहा है, मतलब केबल के सपोर्ट पे ये टिका हुआ है। इसकी पुल की लंबाई की बात करोगे तो 725 मीटर है। ये कटरा और रियासी को आपस में जोड़ता है और कटरा बनिहाल खंड पर है ये। चलिए फिर बताइए, अभी भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल ये किस राज्य में बनाई जा रही है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुंबई में भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल ये बनाई जा रही है जो कि 10.57 किलोमीटर लंबी है और ये सुरंग मुंबई के मरीन ड्राइव को बांद्रा वर्ली सी लिंक रोड से जोड़ती है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा चेन्नई मेट्रो को। अच्छा, अभी आपको याद है हमने पढ़ा था अमेरिका में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 का आयोजन हुआ जहां अभी ग्लोबल गोल्ड अवार्ड मिला था पीजीसीआईएल को। पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है। और अभी ग्लोबल सिल्वर अवार्ड मिला है चेन्नई मेट्रो को कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में, तो ये ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ विरासत अभियान को शुरू किया था। तो 75 पर्यटन ऐतिहासिक स्थानों को स्वच्छ करने के लिए था यह अभियान और अभी इसी अभियान को हुडको पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान मिला है? तो आंसर होगा डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को। तो अभी हाल ही में डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को ब्रिटेन के मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया। वैसे इनका संबंध भारत के कर्नाटक राज्य से है। तो ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के कार्यकारी निदेशक हैं ये डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार, जिनको अभी प्रिंस चार्ल्स तृतीय ने भारतीय शास्त्रीय कला क्षेत्र में सेवाओं के लिए मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है। आप जानते हो डॉक्टर नित्या इब्राहिम का नाम, यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला इनको। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 32वां व्यास सम्मान मिला 2022 के लिए उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। और डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा अभी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जीता था इन्होंने। तो ये सारे नाम वही हैं जो अभी न्यूज़ में थे, ध्यान होंगे आपको। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे बाफ्ता के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्ता फेलोशिप ये दिए जाने की घोषणा की गई? किसे की गई? मीरा सियाल को। तो मीरा सियाल ये ब्रिटेन में भारतीय मूल की प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका हैं और उन्हें बाफ्ता का सर्वोच्च सम्मान बाफ्ता फेलोशिप ये दिया गया। ये पुरस्कार फिल्म और टीवी में सियाल के असाधारण योगदान को मान्यता देता है। वैसे आप जानते हो अभी आलिया मीर ये वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता इन्होंने। बॉम्बे जयश्री संगीत कलानिधि पुरस्कार जीता और तमिल लेखक हैं शिव शंकरी। 2022 के लिए सरस्वती सम्मान इन्होंने जीता इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और वैसे बाफ्ता की बात आती है तो 2023 के बाफ्ता अवार्ड्स को हम जरूर रिवाइज करेंगे। कौन सा संस्करण था इस बार का? 76 नंबर का। बाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट्स। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को, जो कि एक जर्मन फिल्म है। बेस्ट एक्टर रहे ऑस्टिन बटलर एल्विस मूवी के लिए।
बेस्ट एक्ट्रेस थी केटे ब्लैंकेट तार मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर है एडवर्ड बर्जर इसी मूवी के लिए, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो आरबीआई के अनुसार बाजार से उधार लेने के मामले में तमिलनाडु लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पे रहा है। दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। कितना उधार है तमिलनाडु पे? 68,000 करोड़ रुपीस। फिर बताइए, अभी केपलर के आंकड़ों, उसके डेटा के अनुसार यूरोप का टॉप रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा भारत। तो केपलर के डेटा के अनुसार, इसने एक डेटा जारी किया, उसके अनुसार भारत सऊदी अरब को पीछे छोड़ करके यूरोप में रिफाइंड फ्यूल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। और आपको याद हो तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रियायती तेल दरों की पेशकश करके जो रशिया है, ये पहली बार भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता देश बन गया था। और अभी हमने पढ़ा था कि भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है? अमेरिका को करता है, और दूसरे नंबर पे यूनाइटेड अरब अमीरात को। और भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? तो गुजरात का जामनगर। चलिए फिर बताइए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 161। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसके अनुसार भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर है, 161 नंबर पे है। पिछले साल अच्छी रैंकिंग थी भारत की, पिछले साल 150 पे था भारत, इस बार गिर गई है और 161 पे आ गया भारत। मतलब आप कह सकते हो कि भारत को समस्याग्रस्त से बहुत खराब होने की स्थिति में रखा गया है। तो ये जो इंडेक्स है, ये पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार यह सूचकांक देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। सिंपल सा भारत की रैंक याद रखने का, 161 है टोटल 180 देशों में से। टॉप पे कौन है? टॉप पे लगातार 7वें साल नॉर्वे टॉप पर है, सेकंड पे आयरलैंड है, थर्ड पे डेनमार्क है, और सबसे लास्ट में 180 नंबर पे नॉर्थ कोरिया है। अच्छा, जारी कौन करता है इसको? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इस बार ये इस इंडेक्स का 21वां संस्करण है। बात करें पहली बार इसको कब जारी किया गया था? 2002 में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल में महात्मा गांधी के पोते का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा अरुण गांधी। तो अभी महात्मा गांधी जी के पोते अरुण गांधी का महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया। 14 अप्रैल 1934 को डरबन में मणिलाल गांधी और सुशीला मशरूवाला के घर जन्मे अरुण गांधी एक कार्यकर्ता के रूप में अपने दादा के नक्शे कदम पर चले। अरुण गांधी एक भारतीय अमेरिकी कार्यकर्ता, वक्ता और लेखक थे जो अहिंसा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में अपने काम के लिए जाने जाते थे। अच्छा, वैसे तो प्रश्न निधन वाला है, और जब भी निधन वाला प्रश्न आता है तो निधन से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में प्रश्न हमने पढ़े, मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूं। लेकिन आज मैं आपको महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, आपको बताऊंगा, और वो प्रश्न ये होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न, कि ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से सुनना, कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो इसका तो उत्तर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कब? 1916 में। यहीं पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया था। वे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए तो हम हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न ध्यान से सुनो, कि किसने महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था और इसका संबंध किससे है? ये इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। तो इसका संबंध नील की खेती से है। कहां पे हुआ था? बिहार के चंपारण जिले में। कब? 1917 में। अच्छा, एक और प्रश्न पूछ रहा हूं, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कि उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिसने 1917 में महात्मा गांधी जी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। अब एक और प्रश्न सुनो,
कि 1909 में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो उस बुक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। अब वैसे आपको पता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, लेकिन मैंने आपको वो प्रश्न कराया जो एग्जाम में पूछा गया था कि इस तरह का प्रश्न आया, घुमा के प्रश्न पूछा है। तो वैसे तो इनसे संबंधित काफी सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन अभी इतने प्रश्न आप ध्यान रखना, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया। वे क्या थे? वे वैज्ञानिक थे। तो CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व वैज्ञानिक थे डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, जिनका अभी 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे केरल राज्य से थे। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज यानी कि भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के संस्थापक भी थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अंग्रेजी और मलयालम में 135 से ज्यादा पुस्तकें भी लिखी थी। वेरी टैलेंटेड मैन, पर अभी उनका निधन हो गया। अच्छा, CSIR की मैंने अभी बात कही ना, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। अच्छा, वर्तमान में अब इसकी महानिदेशक कौन बनी थी? और महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनी थी, वो नाम है नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। चलिए फिर बताइए, हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। तो आप जानते ही हो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और इस रिपोर्ट का टाइटल है माइग्रेंट्स, रिफ्यूजी एंड सोसाइटीज। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि आने वाले समय में, आने वाले दशकों में कई विकसित देशों में कामकाजी उम्र के युवाओं की हिस्सेदारी में तेजी से गिरावट आएगी। इसके अलावा अधिकांश कम इनकम वाले जो देश हैं उनमें तेजी से जनसंख्या वृद्धि देखने की उम्मीद है। और इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्या कहा कि भारत में रहने वाले लोगों की जो इनकम है उसमें 40% की वृद्धि की तुलना में काम के लिए जो दूसरे देशों में प्रवास करने वाले भारतीय हैं उनकी इनकम में 120% वृद्धि हो सकती है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखें कि वर्ल्ड बैंक और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो एक तो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हो गया, एक रेमिटांस रिपोर्ट हो गया, एक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया। लेकिन याद रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने जारी करना बंद कर दिया। इसके अलावा एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स भी हो गया, जिसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। अध्यक्ष कौन है? अब अध्यक्ष का नाम इंपॉर्टेंट है, अजय बंगा है, जो मास्टर कार्ड के पूर्व CEO थे। अभी वर्ल्ड बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 38 नंबर पर रहा। यह भी पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भविष्य की महामारियों की बेहतरी से तैयारी के लिए प्रेत पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा WHO। यहाँ पे प्रेत की फुल फॉर्म होती है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भविष्य की महामारियों के बेहतर तैयारी के लिए अभी प्रेत नाम से एक पहल शुरू की है। ये इनिशिएटिव भविष्य में महामारी के प्रकोप से दुनिया को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। और प्रेत का वर्तमान फोकस रेस्पिरेटरी वायरस पर होगा। रेस्पिरेटरी वायरस मतलब ऐसे वायरस जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। देखो, WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए 7 अप्रैल को आप वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। आप जानते हो, अभी WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड्स 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया था? बेंगलुरु को। और WHO ने मुख्य वैज्ञानिक यानी कि चीफ साइंटिस्ट अभी किसे बनाया? सर जेरेमी फरार को। किसकी जगह आई है? सौम्या स्वामीनाथन की जगह। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक से सर्वाधिक कर्ज लेने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश पाकिस्तान है। 2022 में पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $5.58 बिलियन का कर्ज लिया है। देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है,
और इसके अध्यक्ष कौन है? मसात्सुको असाकावा। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 68 हैं। 68 नंबर का बना था न्यू। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने गीगा चैट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा रशिया। अच्छा, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था चैट जीपीटी के बारे में, जिसे ओपन एआई ने लॉन्च किया था, जिसे कौन सपोर्ट कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। चैट जीपीटी की पहले बात करें, थोड़ा सा आपको समझाऊं। देखो, चैट का मतलब क्या हो गया? जो आप चैट करते हो व्हाट्सएप पे, यानी कि बातचीत। और जीपीटी का मतलब हो गया जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जनरेटिव यानी कि बताने वाला, प्री ट्रेन्ड का मतलब जिसे पहले से ट्रेनिंग दी गई हो, और ट्रांसफॉर्मर यानी बदलने वाला, यानी उसके पास आपके जवाब के बदले जो भी जानकारी होगी उसे मशीन लैंग्वेज से बदल करके आपकी भाषा में वो बदल देगा। अब गूगल और चैट जीपीटी में क्या फर्क है? वैसे तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था, लेकिन थोड़ा सा आपको और अभी बताऊं तो एक उदाहरण से समझो। जैसे मान लो महात्मा गांधी जी के बारे में आपको निबंध लिखना है। आपने कहा मुझे 300 शब्दों का निबंध चाहिए महात्मा गांधी जी के ऊपर। गूगल पे आप सर्च करोगे तो महात्मा गांधी जी से संबंधित जितना भी उसके पास कंटेंट है वो सारा खोल देगा। सारी साइट्स वहां पे खुल करके आ जाएगी। आपको हर साइट में जाकर के चेक करना पड़ेगा, खुद से लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी और निबंध लिखना पड़ेगा। जबकि चैट जीपीटी क्या करेगा? वो 300 शब्दों का लेख लिख करके, निबंध लिख करके आपको दे देगा, वो भी आसान शब्दों में। तो दोनों में ये अंतर है। और अब क्या हो गया? अब इसे प्रतिस्पर्धा यानी कि इसको काउंटर करने के लिए रशिया की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है सेबर, SBER, इसने चैट जीपीटी को चुनौती देने वाला एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और उस एप्लीकेशन का नाम रखा है गीगा चैट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले भी गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था, आपको याद होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं किस राज्य ने किसानों के लिए भारत का पहला स्मार्ट चैटबॉट लॉन्च किया था? तो आंसर होगा उड़ीसा ने, जिसका नाम था अम्मा कृष AI। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना, इसे अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो 12 साल के अंतराल के बाद तमिल समुदाय के द्वारा गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन ये कहां पे हुआ? वाराणसी में। अच्छा, आपको याद है कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि काशी तमिल संगम का भी आयोजन हुआ था, वाराणसी में ही तो हुआ था। अच्छा, इस कुंभ की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लाखों तीर्थ यात्रियों ने हिस्सा लिया, इसमें शामिल हुए। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहली बार सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यहाँ पे कई तरह के एक्टिविटीज हुए, आयोजन हुए, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हुआ, स्नो कयाकिंग, मतलब स्नो से रिलेटेड काफी सारे गेम्स वगैरह हुए। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यही था, पर्यटन को आकर्षित करना, उसे बढ़ावा देना। चलिए फिर बताइए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के गॉड फादर के नाम से कौन मशहूर थे? तो आंसर होगा जेफरी हिंटन। अब इनका नाम मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि इनका नाम न्यूज में था। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर कहे जाने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट जेफरी हिंटन ने अभी गूगल से इस्तीफा दे दिया। जेफरी हिंटन ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिजाइन करते थे। तो इनका नाम न्यूज में था, ध्यान रखना। आप जानते हो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने अभी केनिची उमेदा नाम है, ये जापान से हैं। और यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने अभी अलेक्जेंडर सेफरीन। जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी है डिल्मा रूसेफ, ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। चलिए फिर बताइए, मई 2023 में आसियान भारत समुद्री अभ्यास ये किस देश में आयोजित किया गया? सिंगापुर में। तो आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 ये हुआ अभी सिंगापुर में। और इसमें भारत के पहले स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS दिल्ली और स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS सतपुड़ा ने हिस्सा लिया। अच्छा, आसियान की बात करते हैं। यहाँ पे स्थापना होती है 1967 में। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा इंडोनेशिया के जकार्ता में। वैसे इंडोनेशिया की भी नई कैपिटल क्या हो गई है? नुसंतारा, बोर्नियो द्वीप पर स्थित है ये। अच्छा, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? क्या भारत इसमें शामिल है?
तो पहला आंसर तो होगा नहीं। कौन कौन से हैं की बात करें तो ब्रुनई है, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और इसका सबसे नवीनतम सदस्य देश आप पूछोगे तो ये कंबोडिया ही है। और 2023 में इसकी अध्यक्षता किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो मैं आपको बताना ही भूल गया, आसियान देशों का भी 11वां नया सदस्य देश कौन सा बन गया? तो याद रखना, तिमोर लेस्ते बन गया। और एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न यहां से बन जाएगा कि 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पे हुआ? तो कुआलालंपुर में हुआ। कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह जीता? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। तो जनमत संग्रह ने देश के संविधान को फिर से लिखने के लिए राष्ट्रपति जो है उज्बेकिस्तान के, उनका नाम है शौकत मिर्जियोयेव, उनकी बोली के लिए उज्बेकिस्तान के मतदाताओं के लिए एक विशाल बहुमत ने हाँ वोट दिया है। तो राष्ट्रपति जी ने कहा वहां के कि नया संविधान मानव अधिकारों, स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, आर्थिक विकास और समृद्धि पर जोर देता है। और ये जो नया चार्टर होगा ये 2 कार्यकाल की सीमा के साथ राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को भी 7 साल तक बढ़ा देगा। तो नया संविधान महिला अधिकारों, समानता और मीडिया की स्वतंत्रता पर केंद्रित है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल होती है ताशकंद, करेंसी होती है यहाँ की सोम। अच्छा, इसी तरह संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछूं तो पहला प्रश्न तो बड़ा सिंपल सा है, बताओ कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? सबको याद है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा हूं, तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, 1949। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और किसे भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है? जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई? इंग्लैंड से। चलो यूं बताओ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और एक और अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि ज्यादातर चीजें यहीं से ली गई है। चलो यूं बताओ, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? 1951, 1951 में। और मूल रूप से जो संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 तो अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ये कुछ प्रश्न है आपके संविधान से जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एनटीपीसी और एनपीसीआईएल ने संयुक्त रूप से कहा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये भारत में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनी है। और एनपीसीआईएल मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अब ये दोनों मिलकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करेंगे। मध्य प्रदेश के तो चुटका में और राजस्थान के बांसवाड़ा के माही में। और कितनी कितनी कैपेसिटी होगी वो भी जान लो। जो चुटका मध्य प्रदेश में है यहाँ 2 यूनिट बनेगी, दोनों यूनिट 700 मेगावाट की होगी। और माही राजस्थान में 4 यूनिट बनेगी 700 मेगावाट की। अच्छा, न्यूक्लियर आया है नाम तो मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा। पहले तो डे वाले प्रश्न हैं कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? 26 सितंबर को। चलिए फिर बताइए, भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जलवायु कार्रवाई में कब शामिल होगा? तो आंसर होगा 2027। तो भारत ने घोषणा की है कि वे 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा। इसका मतलब यही है कि भाई भारत कब अपने हवाई जहाजों में, जो भी इसके एरोप्लेन्स हैं, उनमें कार्बन उत्सर्जन को 0 करने वाला है, कब वो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, कुल मिलाकर के कब तक कार्बन उत्सर्जन की तरफ अग्रसर होने वाला है।
तो हमने कह दिया 2027 तक हम हो जाएंगे और फिर इसमें शामिल हो जाएंगे।